हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हम अपना जो सब्जेक्ट है उसे कंटिन्यू करेंगे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। इसके कुछ टॉपिक्स जो है वो हम हमारी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो जो बच्चे नए आए हैं वो हमारी पिछली वीडियोस में जाके उनको स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ यूरेटर। इसमें हम आज सिर्फ 2 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, बाकी 2 डिसऑर्डर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूरेटर स्ट्रिक्चर्स। यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूरेटर स्ट्रिक्चर्स जो है आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। आप अगर आपको ये नोट्स इजी लग रहे हैं तो आप नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, और जो भी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताती हूँ उनको भी आप नोट करते रहिए। ये कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर भी पूछ सकता है और आपके एग्जाम में भी ये आ सकती है। तो हम अपनी जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि ब्लॉकेज। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है ब्लॉक हो जाना, कि मतलब जो हमारा यूरेटर है जो क्या करता है, यूरेटर का जो काम है उसका ये काम होता है कि वो किडनी से जो भी यूरिन है यूरेटर के थ्रू आता है हमारे ब्लैडर तक। लेकिन यहाँ पे यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि यूरेटर में ब्लॉकेज हो रहा है और जो यूरिन है वो हमारा ब्लैडर तक नहीं आ पा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा यूरेटर है, दिस इज अवर यूरेटर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये नैरोइंग हो गया है, तो यहाँ पे जो यूरेटर है वो ब्लॉक्ड हो गया है। यूरेटर जो है हमारा वो यहाँ ब्लॉक हो गया है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन। Ureteral obstruction are fairly common blockages that can happen in one or both ureters. यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं कि मतलब ये ब्लॉकेजेस होते हैं जो एक या दोनों यूरेटर्स में हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 2 किडनी होती हैं और 2 ही हमारे यूरेटर होते हैं, 1 ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होता है। तो यूरेटर 2 हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लॉकेज है वो या तो एक यूरेटर में होगा या दोनों ही यूरेटर में जो ब्लॉकेज है वो हो सकता है। Untreated blockages can damage the kidneys and cause risk of infection. अगर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये अनट्रीटेड रह जाता है, इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं होता है, तो ये हमारी किडनी को क्या करते हैं, डैमेज कर देंगे और इन्फेक्शन जो है किडनी में क्रिएट कर देंगे। क्योंकि यूरेटर्स का काम होता है कि जो भी यूरिन है वो किडनी से लेके आना है और ब्लैडर तक उसको पहुंचाना है। लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यूरेटर में, तो किडनी से यूरिन बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से किडनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वहां पे हमारी किडनी डैमेज भी हो सकती है, एज वेल एज उसमें इंफेक्शन भी क्रिएट हो सकता है। यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शंस कैन बी क्योर्ड। यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शंस को हम क्योर कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। An ureteral obstruction is a blockage in one or both of the tubes, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, that carry urine from the kidney to the bladder। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक या फिर दोनों यूरेटर्स में क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, जो कि ट्यूब्स होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाएगा, जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है कि किडनी से यूरिन को लेके आना ब्लैडर तक। नेक्स्ट है इंसिडेंस। कॉमन है, कॉमन डिजीज मतलब कॉमन ये डिसऑर्डर है, मोस्टली लोगों में ये हो जाता है। दे आर कॉमन इन मेन ओवर 60। ये उन मेंस में ज्यादा कॉमन है जो 60 के अबव हो चुके हैं, मतलब जिनकी एज जो है वो 60 से ऊपर हो गई है। बिकॉज द प्रोस्टेट ग्लैंड बिकम्स इनलार्ज एज मेंस एज। जैसे जैसे मेन की एज इंक्रीज हो रही है वैसे ही वैसे उनकी प्रोस्टेट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये मेन में बहुत ज्यादा चांस होता है इसका कि जब वो 60 के अबव हो जाते हैं तो उनमें ये डिसऑर्डर होने का चांस हो जाता है। नेक्स्ट है कॉजेस। अब इनके कॉजेस क्या है, इनके जो कॉजेस हैं वो 2 में डिवाइड हैं, इंट्रिंसिक कॉजेस और एक्सट्रिंसिक कॉजेस। इंट्रिंसिक कॉजेस मतलब इनसाइड एंड एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड। It can be caused by a variety of factors both inside and outside the ureter. ये variety of factors में divide है, जिसमें intrinsic causes मतलब inside the ureter and extrinsic causes मतलब outside inside the ureter and outside the ureter. So intrinsic causes मतलब ureter के अंदर, मतलब कि inside the ureter क्या क्या चीजों की वजह से क्या हो रहा है
कि हमें जो है ये डिसऑर्डर होने का चांस हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज किडनी स्टोन्स। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं तो भी आपको यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांस है। सो these hard deposits can move from the kidney into the ureter and become lodged, इकट्ठा हो जाएंगे, obstructing urine flow। ये जो हार्ड डिपॉजिट मटेरियल है वो किडनी से ट्रैवल होके यूरेटर में आ जाएगा, वहां पे वो क्या होगा, फंस जाएगा या फिर वहीं पे वो एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और यूरिन जो है वो वहां से यूरेटर से ट्रैवल होकर ब्लैडर में नहीं आएगा। तो किडनी स्टोन की वजह से भी क्या होता है कि यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ट्यूमर्स, नेक्स्ट वन है हमारा ट्यूमर्स। बोथ कैंसरस एंड नॉन कैंसरस ट्यूमर्स कैन ग्रो विद इन द यूरेटर और नियर बाय एंड फिजिकली ब्लॉक द पैसेज। क्या है कि कैंसरस एंड नॉन कैंसरस ट्यूमर, जो भी हमारी कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, यूरेटर में वो अकर हो जाएंगे और यूरेटर में वो अकर हो जाएंगे उसके नियर बाय स्ट्रक्चर में, तो फिजिकली वो क्या कर देंगे कि जो हमारी यूरेट्रल ट्यूब्स हैं उनको वो ब्लॉक कर देंगे और जो यूरिन है वो पास अप नहीं हो पाएगा थ्रू द यूरेटर्स। सो ट्यूमर इज ऑल्सो अ इंट्रिंसिक कॉज ऑफ द यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉट्स। इन रेयर केसेस, बहुत ही रेयर केस है ये, ब्लड क्लॉट्स कैन फॉर्म एंड ब्लॉक द यूरेटर। ये रेयर केसेस है, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो हमारी यूरेट्रल ट्यूब्स में, मतलब जो यूरेटर्स होते हैं उनमें हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो हमारा यूरेटर है वो ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट है स्कार टिश्यू, सिंकम स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं। प्रीवियस इन्फेक्शंस, सर्जरीज, इंजरीज to the ureter can lead to scar tissues formation, narrowing the ureter and restricting urine flow। क्या है कि प्रीवियस मतलब पहले आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था या आपकी कोई सर्जरी हुई थी, उसी के साथ कोई आपकी यूरेटर में इंजरी हो गई थी, तो वो भी क्या करेगा कि वहां पे स्कार टिश्यू फॉर्म कर देगा और यूरेटर को नैरो कर देगा, यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जिसकी वजह से यूरिन का जो ट्रैवल अप है वो वहां से ट्रैवल जो है यूरिन वहां से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब आउटसाइड द यूरेटर्स कौन सी जो चीजें हैं वो क्या कर सकती हैं, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज कर सकती है। सो फर्स्ट वन इज enlarged lymph nodes. Swollen lymph nodes near the ureter can compress it and can obstruction. यूरेटर के बाहर मतलब जो नियर बाय जो लिम्फ नोड्स होती हैं, अगर वो स्वेल अप हो जाती हैं, इनलार्ज्ड हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो वो क्या करेंगी कि हमारे जो यूरेटर्स हैं उनको क्या कर देंगी, वो कंप्रेस कर देंगी, मतलब दबा देंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और यूरिन का फ्लो वहां से नहीं हो पाएगा। ट्यूमर्स, इसमें भी ट्यूमर्स आते हैं। Tumors outside the ureter such as those in the retroperitoneum can compress the ureter. वहां पे यूरेटर्स जो था, सॉरी, वहां पे जो ट्यूमर्स थे वो हमारे यूरेटर के अंदर हो रहे थे इंट्रिंसिक कॉज में। एक्सट्रिंसिक कॉज में ट्यूमर्स जो है वो हमारे आउटसाइड द यूरेटर हो रहे हैं, कहाँ पे, जैसे कि रेट्रोपेरिटोनियम एरिया पे। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो ये जो ट्यूमर्स होंगे वो यूरेटर्स को क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे और यूरिन के फ्लो को ब्लॉक कर देंगे। सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू दिस, ये भी क्या करता है कि हमारे दिस कैन ऑल्सो लीड टू यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। द एक्सपैंडिंग यूट्रस कैन कंप्रेस द यूरेटर स्पेशली इन द लोअर थर्ड। क्या होता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस का साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो यूरेटर्स होते हैं वो कंप्रेस हो सकता है, हमारा ब्लैडर भी कंप्रेस हो सकता है। तो इसकी वजह से जब हमारा जो यूरेटर है वो कंप्रेस हो जाएगा तो वहां, स्पेशली ये लोअर थर्ड एरिया में होता है, तो वहां भी ये क्या करेगा कि यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ट्रॉमा, इंजरी टू द एरिया अराउंड द यूरेटर कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। अगर यूरेटर के अराउंड एरिया मतलब यूरेटर के आसपास क्या हुआ है, कोई इंजरी अगर हो गई है तो वो भी क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज कर देगा।
नेक्स्ट है वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज। क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूरेटर के आसपास अगर कोई भी ब्लड वेसल्स में कोई परेशानी हो रही है, कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, तो वो भी हमारे यूरेटर को ब्लॉक कर देगा। जैसे कि एबनॉर्मलिटीज इन ब्लड वेसल्स नियर द यूरेटर, ये भी क्या कर देगा, कंप्रेशन कर देगा अगर कोई भी वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी जो हो रही है वो यूरेटर के आसपास है। So this is all about the causes of the ureteral obstruction, that is divided into intrinsic cause and extrinsic cause. Let's move towards the types. So different types of ureteral obstruction have different causes. Different types के यहाँ पे ureteral obstruction है जिनके different causes हैं. Some of them present at birth, और उनमें से कुछ जो होते हैं वो congenital होते हैं, मतलब बर्थ, बेबी के बर्थ के साथ ही वो क्या होते हैं, अकर हो जाते हैं। सो दे इंक्लूड, इसमें फर्स्ट आता है हमारा अ सेकेंड यूरेटर, मींस डुप्लीकेटेड यूरेटर। इसमें क्या होगा कि एक, यहाँ पे क्या है कि एक किडनी के साथ एक यूरेटर अटैच है, दूसरी के साथ दूसरा यूरेटर अटैच है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डबल डुप्लीकेट यूरेटर होंगे, मतलब एक किडनी में क्या होगा, दो यूरेटर्स तो है, यूट्राइन ट्यूब्स तो है, वो प्रेजेंट होगी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी किडनी है और यहाँ पे दो यूरेटर्स हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, मतलब एक ही किडनी के साथ क्या है, दो यूट्राइन ट्यूब्स जो हैं वो अटैच हैं और ये कहाँ आ रही हैं, ब्लैडर की तरफ आ रही हैं। सो डुप्लीकेटेड यूट्राइन, मतलब डुप्लीकेटेड यूरेटर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड यूरेटर, जो कि एक ही किडनी में अटैच होते हैं। सो दिस इज अ कॉमन कंडीशन विच इज कंजेनाइटल कॉज। ये कंजेनाइटल के टाइम, कंजेनाइटल कॉज है इसका मतलब, ये कॉमन कंडीशन है जो कई बच्चों में बर्थ के टाइम पर ही पाई जाती है। टू यूरेटर्स टू फॉर्म वन ऑन द सेम किडनी, द सेकेंड यूरेटर कैन बी फुल्ली और ओनली पार्शली डेवलप्ड। क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये एक ही किडनी में क्या होते हैं, दो यूरेटर्स होते हैं, जिनमें क्या हो रहा है कि जो सेकेंड यूरेटर जो होता है, या तो वो फुल्ली डेवलप होगा, एक यूरेटर तो हमारा क्या है कि वो फुल्ली डेवलप होगा, जो एक यूट्राइन ट्यूब है वो फुल्ली डेवलप होगी, लेकिन जो सेकंड है वो हमें नहीं कंफर्म है कि वो फुल्ली डेवलप होगी या पार्शली डेवलप होगी। उसमें या तो वो फुल डेवलप हो भी सकती है और नहीं भी डेवलप हो सकती है। If either ureter does not work properly, urine can back up into the kidney and cause damage. अगर यहाँ पे कोई भी यूट्राइन ट्यूब वर्क नहीं करेगी उन दोनों में से, तो क्या होगा कि यूरिन का जो फ्लो है वो वापस हमारी किडनी की तरफ चला जाएगा और वो क्या करेगा कि वहां पे प्रेशर क्रिएट कर देगा और इससे हमारी जो किडनी है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन वेयर द यूरेटर कनेक्ट्स द किडनी एंड और ब्लैडर। ब्लॉकेज हो जाएगा जहां पे जो यूरेटर है वो कनेक्ट करता है किडनी को ब्लैडर से। सो दिस प्रिवेंट्स यूरिन फ्लो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन का जो फ्लो होता है वो प्रिवेंटेबल हो जाता है, मतलब यूरिन फ्लो जो है वो नहीं होता है। अब ब्लॉकेज वेयर द यूरेटर एंड किडनी मीट, ये कैसा ब्लॉकेज होता है जहां, मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज वहां होगा जहां पे जो यूरेटर है और किडनी जो है वो मीट करते हैं, मतलब यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब ये वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा जहां पे यूरेटर और किडनी क्या हो रही है, मिल रही है आपस में, may cause the kidney to swell and eventually stop working। इसकी वजह से क्या होगा कि जो किडनी होगी वो स्वेल अप हो सकती है और उसी के साथ उसका जो फंक्शन है वो भी स्टॉप हो सकता है। इस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं, जहां पे हमारा यूरेटर जो है वो किडनी के साथ मीटअप होता है, यूट्रोपेल्विक जंक्शन हम इसको बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज जो है वो अकर हो जाता है। नेक्स्ट है दिस कंडीशन कैन बी कंजेनाइटल। ये कंजेनाइटल कंडीशन होती है, बर्थ के टाइम पर होती है और कैन डेवलप विद टिपिकल चाइल्डहुड ग्रोथ, रिजल्ट फ्रॉम एन इंजरी और स्कारिंग, इन रेयर केसेस डेवलप फ्रॉम अ ट्यूमर। ये कंजेनाइटल होती है, बाय बर्थ होती है और ये डेवलप होती है टिपिकल चाइल्डहुड ग्रोथ में। जब जो बच्चे का जो ग्रोथ पीरियड होता है ये तभी क्या होगी, ये मतलब अकर होने का चांस होता है। किसकी वजह से हो सकता है, कोई भी स्कारिंग हो गई है, रेयर केसेस में किसी इंजरी या फिर स्कारिंग की वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर ये किसी ट्यूमर की वजह से भी ये चीज जो है वो डेवलप हो सकती है। अब ब्लॉकेज वेयर द यूरेटर एंड ब्लैडर मीट, जिसको यूट्रोवेसिकल जंक्शन बोलते हैं।
यूट्रोवेसिकल जंक्शन क्या है कि जहां पे यूरेटर और ब्लैडर मीट होते हैं वहां पे क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, may cause urine to back up into the kidney, और इसकी वजह से जो यूरिन है वो वापस किडनी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है यूरेट्रोसील। यूरेट्रोसील में क्या होता है कि इफ अ यूरेटर इज टू नैरो, यहाँ पे जो यूरेटर है वो बहुत ही नैरो है, मतलब बहुत ही ज्यादा पतला हो गया है, and does not allow urine to flow completely, a tiny bulge in the ureter may develop, जिसको यूरेट्रोसील बोलते हैं। क्या हुआ कि यहाँ पे जो यूरेटर है वो बहुत ही नैरो हो गया है, पतला हो गया है, जो क्या कर रहा है कि यूरिन के फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसा होगा तो वहां पे यूरेटर में बल्ज फॉर्मेशन हो जाएगा, बल्जिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उस यूरेटर में, तो उसी बल्ज फॉर्मेशन को हम यूरेट्रोसील बोलते हैं। ये क्या यूरेट्रोसील जो है हम उसको बोलते हैं। When a uretrosil develops, जब यूरेट्रोसील डेवलप हो जाएगी, it usually in the section of ureter closest to the bladder। ये कहाँ पे होगी, वहां पे होगी जहां पे जो it usually in the section of the ureter, यूरेटर के सेक्शन पर ये होता है जो कि ब्लैडर के बिल्कुल पास में होती है। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा यूरेटर है ये हमारा ब्लैडर तक आया है। अब ये जो ब्लैडर के नियरेस्ट जो सेक्शन है हमारा, मतलब यूरेटर का सेक्शन है लेकिन ये ब्लैडर के बिल्कुल नियरेस्ट सेक्शन पे है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके जो यूरेट्रोसील है वो फॉर्म हुआ है, मतलब कि ये कहाँ पे होता है, यूरेटर के सेक्शन में जो कि ब्लैडर के बिल्कुल पास में होता है। वहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो गोल गोल सा है ये हमारा यूरेट्रोसील है। This can block urine flow and cause urine to back up into the kidneys, possibly leading to kidney damage. ये क्या करेगा कि हमारे यूरिन के फ्लो को क्या करेगा, जो भी हमारा यूरिन का फ्लो है उसको वापस से किडनी में पहुंचा देगा और इससे जो हमारी किडनीज हैं वो डैमेज हो सकती हैं। नेक्स्ट है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। क्या होता है कि इसमें फाइबर टिश्यूज होते हैं वो ग्रो अप हो जाते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, दिस रेयर डिसऑर्डर occurs when the fibrosis tissue grows in the area behind the abdomen। क्या होता है कि ये रेयर डिसऑर्डर है तब अगर होता है जब जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो ग्रो अप हो जाते हैं, कहाँ पे, पेरिटोनियम एरिया के बिहाइंड, मतलब पेरिटोनियम एरिया के एब्डोमेन, हाँ वही एब्डोमेन एरिया के पीछे क्या होता है कि यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू की क्या होती है, ग्रोथ जो है वो होने लगती है। ये रेयर डिसऑर्डर होता है। द फाइब्रस में ग्रो एज द रिजल्ट ऑफ कैंसर। अब ये फाइब्रस क्यों ग्रो अप होते हैं, कैंसर की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, या फिर आपने कोई सर्टेन मेडिकेशंस ली हैं जो माइग्रेन को ट्रीट करती हैं। ये क्यों हो रहे हैं, कैंसर की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से होता है, या फिर कोई सर्टेन मेडिकेशन जो आप इनटेक कर रहे हैं अगर आपको माइग्रेन जैसी कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए। द फाइबर्स एनसर्कल्स एंड ब्लॉक द यूरेटर्स। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनसर्कल हो जाते हैं, मतलब फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं वो और ब्लॉक कर देते हैं हमारे यूरेटर्स को, जिसकी वजह से भी जो हमारा यूरिन होता है वो बैकअप किडनी में चला जाता है और यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है एंड इट कैन कॉज किडनी डैमेज। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। अब अगर यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट वन है पेन। पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा आपको, क्योंकि क्या हो रहा है कि यूरिन तो आपके अंदर ही है, वो पास ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूरेटर का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो वहां पे आपको बहुत प्रेशर फील होगा, बहुत ज्यादा बल्जिंगनेस फील होगी, तो वो क्या करेगा, आपके एब्डोमिनल एरिया पे पेन को क्रिएट करेगा। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। क्यों हो रही है डिफिकल्टी, क्योंकि यूरेटर ऑब्स्ट्रक्ट है किडनी से, मतलब जहां तक ऑब्स्ट्रक्टेड है वहां से थोड़ा बहुत यूरिन तो आ रहा है लेकिन वो वापस से क्या कर रहा है, किडनी की तरफ वो वापस से बैक फ्लो कर रहा है, तो जिसकी वजह से यूरिन आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। हेमचूरिया। हेमचूरिया मतलब कि यूरिन में ब्लड का अमाउंट भी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। यूटीआई, आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर आपको किसी भी टाइप का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो मतलब इसमें इन्फेक्शन नहीं है,
इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, साइलेंट सिम्टम है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो जाएगा। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसमें आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा, हाई हो जाएगा, हाइपरटेंशन आपको यहाँ पे हो जाएगा। चेंजेस इन हाउ मच यूरिन यू प्रोड्यूस, यूरिन आउटपुट, जितना आप यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे अब उसमें चेंजेस हो गए क्योंकि यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है वहां पे, तो यहाँ पे आपके यूरिन फ्लो में भी क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आप कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं अगर आपको क्या हो गया है कि मतलब यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, आप क्या करेंगे, पेशेंट आया है आपके पास, आप उसका पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, आप उससे पूछेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, कितने टाइम से आपको यह परेशानी है, आपको कब से, अगर आप यूरिन पास आउट हो रहा है तो अगर वो बता रहा है कि मुझे यूरिन पास नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो आप उससे हर चीज पूछेंगे कि आपको कब से ऐसी मतलब कब से ये कंडीशन है, पहले तो किसी को ऐसा कंडीशन नहीं था, या फिर कोई भी आपको मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, बर्थ के टाइम का आपका क्या रिकॉर्ड है, मतलब हर चीज आप उससे पूछेंगे, अच्छे से उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे ताकि हम फर्दर उसके ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प कर सके। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट का अच्छे से एब्डोमिनल एरिया आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, साथ ही साथ ग्रोइन एरिया, रेक्टल एरिया, हर चीज को आप बेहतर तरीके से क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल मतलब जो भी डिसऑर्डर है वो पूरा यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपको हर चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से एग्जामिन करना है। एज वेल एज मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि अगर फीमेल अगर आ रही है तो वजाइनल एग्जामिनेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल पेशेंट्स। नेक्स्ट है उसके बाद हम क्या करेंगे, यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन which may suggest that the kidney are not working well. यूरिन का एज वेल एज हम क्या करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम चेक कर सकते हैं कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है किसी भी तरीके का यूरिन में या फिर ब्लड में। तो और ये इसी के साथ हम क्या करेंगे कि ये हमें सजेस्ट करेगा कि हमारी जो किडनी है वो वर्क क्यों नहीं कर रही है तो कितना वर्क कर रही है। सो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, जिसमें हम यूरिन और ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। एमआरआई एंड सीटी स्कैन, सीटी स्कैन जो होता है उसमें हम देख सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के इमेजिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो इसमें पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज यूरेटर्स इसमें इंक्लूड है, पूरा हम उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। एमआरआई एक हाई टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि मतलब इसमें हम एनाटॉमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल जो होता है उसको हम इसमें देखते हैं। एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड करेंगे हम ये जानने के लिए कि कौन से मतलब कहाँ पे ब्लॉकेज है, यूरेटर के कौन सी साइड में कहाँ पर किस एरिया में जो है वो ब्लॉकेज हुआ है। सो दिस all are the diagnostic evaluation of the ureteral obstruction. Management and treatment, how you will treat the ureteral obstruction. अगर किसी पेशेंट को यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिजिशियन जो है वो कैसे इसको ट्रीट करेगा या कैसे इसको मैनेज करेगा। इसमें कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है क्योंकि मतलब इसमें हम कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं छोटा छोटा ट्रीटमेंट हमें इसमें करना पड़ता है जिसमें हल्के फुल्के माइनर इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स ये होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट से ये जो ब्लॉकेज है वो क्या होता है वो सही नहीं हो सकता। सो इंसर्टिंग अ यूरेट्रल स्टेंट, सबसे पहला इसमें ये है कि हम जो है यूरेट्रल स्टेंट को इंसर्ट करेंगे यूरेटर में। डॉक्टर्स इंसर्ट अ थिन ट्यूब इन द यूरेटर दैट होल्ड द यूरेटर ओपनिंग सो यूरिन कैन ड्रेन फ्रीली। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, एक थिन ट्यूब होती है वो उसको क्या करेगा यूरेटर में इंसर्ट करेगा जो यूरेटर की ओपनिंग को होल्ड करेगा, मतलब वो क्या करेगा कि यूरेटर को ओपन कर देगा और उसकी ओपनिंग को बरकरार रखेगा। अगर हमने स्टेंट डाल दिया और निकाल दिया फिर से वो यूरेटर ब्लॉक हो जाएगा, तो स्टेंट जो है वो वहां पे यूरेटर की ओपनिंग को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। इससे यूरिन जो है वो फ्रीली ड्रेन मतलब फ्रीली बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग है यूरेटर की एंड ये यूरेथ्रा है। सो यहाँ से ये ब्लैडर है हमारा, ये यूरेटर है और ये किडनी है।
तो यहाँ से जो क्या है कि मतलब एक थिन ट्यूब है वो इंसर्ट होगी और ये कहाँ पे जाएगी, मतलब जो स्टेंट है वो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेंट है वो क्या करेगा कि मतलब जो ओपनिंग है उसको वो हेल्ड करेगा, ब्लॉकेज हटा के वहां पे ओपनिंग, मतलब ओपनिंग को होल्ड करेगा। इससे जो भी यूरिन होगा हमारा वो फ्रीली यहाँ पे ब्लैडर में आएगा और यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा। सो inserting a ureteral stent, the first management of ureteral obstruction. Next है placing a catheter in the kidney. इसके बाद दूसरा हमारा मैनेजमेंट है किडनी में कैथेटर को प्लेस करना है हमें। क्या होगा, जिसे नेफ्रोस्टमी भी बोलते हैं। In this procedure, doctor create an opening called a nephrostomy. किडनी के साइड से, साइड वाले एरिया से जहां पे इजीली जो क्या है कैथेटर किडनी तक पहुंच जाए, वहां पे ओपनिंग क्रिएट की जाएगी स्किन के थ्रू और उसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्टमी, मतलब ओपनिंग। ओपनिंग को क्रिएट करना है यहाँ पे इन द किडनी नियर द स्किन। कहाँ पे, किडनी में, किडनी के नियर जो स्किन है वहां पे ओपनिंग क्रिएट की जाएगी। They insert a catheter into the opening and drain urine directly from the kidney. यहाँ से क्या होगा कि मतलब जो यूरिन है वो किडनी से यूरेटर या ब्लैडर में नहीं जाएगा, डायरेक्टली क्या होगा, किडनी में कैथेटर को क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा एक ओपनिंग बना के, और उसके बाद डायरेक्टली वहां से क्या किया जाएगा, किडनी से यूरिन को निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये किडनी है हमारी और यहाँ पे जो कैथेटर है उसको डायरेक्टली एक इंसिजन किया गया है स्किन में और उसको डायरेक्टली किडनी में प्लेस किया गया है और उसके बाद जो भी यूरिन का फ्लो है वो इसमें मतलब कैथेटर बैग में जो हमारा यूरिनरी बैग है उसमें आ गया है। आप देख सकते हैं इस इमेज में। सो डायरेक्टली यहाँ से किडनी से जो यूरिन है वो हमारे यूरिनरी बैग में आ गया है। सो दिस इज द प्लेसिंग अ कैथेटर इन अ किडनी। ये भी एक मैनेजमेंट है कि इसका यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन का, यूरिन को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है प्लेसिंग अ कैथेटर इन द यूरिनरी ब्लैडर। इसमें क्या करते हैं, कॉमन है, हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग पे भी मेनली इस मेथड को यूज करते हैं। ब्लैडर में क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं कैथेटर को। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड इफ द ब्लॉकेज इज एट द आउटफ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ये प्रोसीजर क्या यूज होता है, जब जो ब्लॉकेज जो है वो हमारे ब्लैडर में, मतलब कि आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ, यूरिन का आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम द ब्लैडर से, तो तब हम क्या करेंगे, प्लेसिंग अ कैथेटर इन द यूरिनरी ब्लैडर। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या किया है, कैथेटर को प्लेस किया गया है। सो ये जो कैथेटर है वो डायरेक्टली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किया गया, यहाँ पे जाके ये जो होता है वो बलून शेप में हो जाता है, जो क्या करता है हमारा जो यूरिन है उसको बाहर यूरिनरी बैग में फ्लो अप करता है। सो दिस इज अबाउट प्लेसिंग अ कैथेटर इन द यूरिनरी ब्लैडर। मेडिकेशन जो होती है मतलब ये जस्ट की फॉर शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इससे हम प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि मतलब ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इफ एन ये बस ये इस चीज के लिए कि मतलब अगर इनलार्ज प्रोस्टेट, मतलब जो प्रोस्टेट है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लॉकेज हो रहा है, तो डॉक्टर्स उसके लिए सिर्फ आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। सो इफ एन इनलार्ज प्रोस्टेट, अगर इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से क्या हुआ है कि आपके यूरेटर में ब्लॉकेज हो गया है, डॉक्टर्स में प्रेस्क्राइब, तो तब डॉक्टर्स आपको क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। वो क्या करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जो प्रोस्टेट मसल्स होती हैं उनको वो अच्छे से क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। नेक्स्ट है फिनास्टेराइड दैट कॉजेस द प्रोस्टेट टू श्रिंक। फिनास्टेराइड जो होती है वो क्या कर देती है कि आपकी प्रोस्टेट जो है उसको क्या कर देती है, श्रिंक करती है, जो कि इनलार्ज हो गई है। सो दिस इज द मेडिकेशन फॉर इनलार्ज प्रोस्टेट, जो क्या करती है, ब्लॉकेज क्रिएट करती है यूरेटर में। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। इफ द ब्लॉकेज इज ड्यू टू बर्थ डिफेक्ट और ट्यूमर, अगर जो ब्लॉकेज है वो बर्थ डिफेक्ट की वजह से है या ट्यूमर की वजह से है, डॉक्टर्स कैन ऑफन परफॉर्म सर्जरी टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बर्थ या किसी भी ट्यूमर की वजह से क्या हो रहा है कि आपको ब्लॉकेज हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे कि उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए सर्जरी परफॉर्म करेंगे, जिसमें स्टेंट का मेनली यूज करते हैं। डॉक्टर कैन इंसर्ट अ स्टेंट, मतलब जो मैंने पीछे भी आपको बताया कि थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, यूरेटर में डालेंगे टू कीप इट ओपन रखने के लिए, और यूरिन को वहां से फ्लो कर देंगे। तो ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट है जो हम यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं।
नर्सिंग मैनेजमेंट, अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एज अ नर्स हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। सो यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज सीवियर पेन। यहाँ पे जो यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या करता है कि बहुत ज्यादा पेन जो है, सीवियर पेन को कॉज करता है। सो नर्सेज नीड टू असेस द पेशेंट पेन लेवल। तो यहाँ पे जो नर्सेज हैं उनको जरूरत है कि वो पेशेंट का जो पेन लेवल है इसको पेन स्केल स्कोर से क्या करे, असेस करे और एप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक्स, पेन किलर जो है उनको क्या करे, प्रोवाइड करे। मतलब क्या हो रहा है कि यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो पेशेंट को पेन से रिलीफ दिलाने के लिए सबसे पहले पेशेंट उनके पेन लेवल को असेस करेंगे पेन स्केल स्कोर से कि कितना पेन उनको हो रहा है, माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है। देन क्या करेंगे कि एडमिनिस्टर करेंगे एप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक्स, पेशेंट को एप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर। Encourage adequate fluid intake to help flush the urinary tract and prevent further obstruction. पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या करे, फ्लूइड को ले, ताकि वो जो यूरेटर का जो यूरेटर में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो फर्दर ना हो सके, वो फ्लश आउट वहां से होता रहे। तो हमें क्या करना है कि फ्लूइड थेरेपी जो है पेशेंट को इंकरेज करनी है कि आपको फ्लूइडिश चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेनी है। मॉनिटर वाइटल साइंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर फॉर साइंस ऑफ इंफेक्शन। हमें क्या करना है कि उनके जो मॉनिटर वाइटल साइंस मतलब ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ये जो होते हैं हमारे वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जिनको हमें क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। एज वेल एज उनका टेम्परेचर भी हमें क्या करना है, हमें मतलब क्या करना है, उसको टेम्परेचर भी हमें देखना है, मेजर करना है उसको, और साइंस ऑफ इन्फेक्शन, और ये भी देखना है कि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर इन्फेक्शन का कोई भी साइन है तो उसको भी हमें अच्छे से मॉनिटर करना है। Assess kidney function through blood test and monitor for signs of worsening kidney damage. हमें क्या करना है, किडनी को असेस करते रहना है, किडनी को असेस करना है, उनका ब्लड टेस्ट कराना है, ठीक है। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हम जो किडनी का फंक्शन उसको देख सकते हैं, और वर्सनिंग कंडीशन अगर हो रही है किडनी डैमेज की तो हमें वो भी क्या करना है, असेस करना है, तो ब्लड टेस्ट हमें पेशेंट का कराना है। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स, पेशेंट के जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल है उनको भी हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, जिसमें क्या क्या आता है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। एंड ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू इम्बैलेंसेस। क्या होता है कि यूरेटर में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देगा वो। तो क्या करना है कि हमें जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया उसको हमें मॉनिटर करते रहना है। Assess for signs and symptoms of urinary tract infection such as fever, chills and cloudy urine. कोई भी उनको अगर हमें क्या करना है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं हमें उनको भी असेस करते रहना है, जिसमें क्या क्या आ सकता है, फीवर आ सकता है, चिल्स आ सकता है, या फिर क्लाउडी यूरिन जो है वो भी प्रेजेंट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो हमें साइन एंड सिम्टम्स को असेस करते रहना है। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स जैसे कि एनेसेट्स या फिर ओपियोइड्स, जो भी प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स है उनको हमें एडमिनिस्टर करना है, जिसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिनको एनेसेट्स बोलते हैं, जो पेन को और फीवर जैसी कंडीशंस को रिलीव करने में, स्वेलिंग को रिलीव करने में हेल्प करती है, और ओपियोइड्स को हमें एडमिनिस्टर करना है। Encourage relaxation techniques and comfort measures. पेशेंट को हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स और कंफर्ट मेजर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम उनको डाइवर्जनल थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होता है कि पेशेंट का माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है थोड़े टाइम के लिए अपनी डिजीज कंडीशन से या डिसऑर्डर से। तो हम उनको कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं, उनको डांस थेरेपी दे सकते हैं, एज वेल एज हम उनको एरोमा थेरेपी जो दे सकते हैं। एरोमा थेरेपी में मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स होती है, वो पेशेंट को हम मतलब क्या करते हैं, स्मेल कराते हैं, जिससे उनको काफी शांति मिलती है। मेंटेन स्ट्रिक्ट कैथेटर केयर। कैथेटर केयर मतलब जब भी कैथेटर इंसर्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स, हमें क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन करना है, क्योंकि इन्फेक्टेड कैथेटर क्या कर सकता है, हमारी यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है। सो प्रॉपर हाइजीन के साथ हमें क्या करना है, कैथेटर को इंसर्ट करना है। एनकरेज एडिक्वेट हाइड्रेशन, साथ ही साथ हमें क्या करना है कि मतलब हमें इंकरेज करना है एडिक्वेट हाइड्रेशन को, मतलब पेशेंट का जो हाइड्रेशन लेवल है उसको हमें मेंटेन करना है। सो ये था हमारा
यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें हमने यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स। यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि यहाँ पे नैरोइंग हो जा रही है। देखिए आप देख रहे हैं कि हमारी किडनी है और ये हमारा जो है वो यूरेटर है। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इमेज में कि यहाँ पे यूरेटर का जो मतलब वो ओपनिंग है वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन बीच में बिल्कुल सिकुड़ गई है, नैरो हो गई है, बिल्कुल चिपक गया है यहाँ पे यूरेटर, मतलब नैरो हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स। इंट्रोडक्शन, A uretral structure is a narrowing of the ureters. यूरेट्रल स्ट्रक्चर क्या है? यूरेट्रल के जो हमारे यूरेटर्स हैं उनकी नैरोइंग, मतलब पतले हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा। यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा था कि वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, मतलब पूरी तरीके से वो ब्लॉक हो रहा था। यहाँ पे वो पतला हो जाएगा, मतलब जो यूरेटर है वो नैरो हो जाएगा। When a narrowing in the ureter occurs, the kidney can't function normally and will be damaged over time. There will also be a dilation of the kidney. क्या होगा कि जब आपके यूरेटर की क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो टाइम के साथ क्या हो सकती है, किडनी को डैमेज होने का भी खतरा है, मतलब चांस है कि किडनी यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। और देयर विल बी आल्सो डायलेशन ऑफ द किडनी, यहाँ पे जो किडनी है उसका डायलेशन भी हो सकता है। तो ये क्या करना है कि हमें ये मतलब एक वर्स कंडीशन में भी चेंज हो सकती है। तो क्या करते हैं कि इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, टाइमली हमें इसका ट्रीटमेंट लेना है। इसको अनट्रीट छोड़ देंगे तो ये किडनी डैमेज भी कर सकती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। A uretral structure is characterized by a narrowing of the ureter who carry urine from a kidney to the bladder. क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो यूरेट्रल स्ट्रक्चर, मेनली यूरेटर का काम ये है कि किडनी से यूरिन को किडनी से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर तक लेके आने का काम जो होता है वो यूरेटर का होता है। यहाँ पे क्या हो गया कि यूरेटर जो है वो नैरो हो जाता है, क्या हो रहा है कि मतलब पतला हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे यूरिन जो है वो प्रॉपर ब्लैडर में नहीं आ पा रहा है। तो क्या हो रहा है कि यूरेट्रल स्ट्रक्चर की वजह से यूरेटर में नैरो हो रही है, जो कैरी करता है यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक। नेक्स्ट है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। इसके कॉजेस क्या हैं और रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या है। सो आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर अनदर यूरोलॉजिकल कंडीशन, पेल्विक रेडिएशन थेरेपी और यूरिनरी डाइवर्जन सर्जरी में डेवलप यूरेट्रल स्ट्रक्चर। कोई भी ट्रीटमेंट के बाद, मतलब पहले आपने किसी भी टाइप का कोई ट्रीटमेंट लिया है, जैसे कि अनदर यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए, मतलब कोई भी पीछे आपने कोई भी यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट लिया है, तो क्या होगा, मतलब कैसा ट्रीटमेंट आपने लिया है, जैसे कि पेल्विक रेडिएशन थेरेपी। आपने कभी पेल्विक रेडिएशन थेरेपी ली है या कभी आपकी यूरिनरी डाइवर्जन सर्जरी हुई है, वो क्या करेगी, यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स को वहां पे डेवलप कर देगी। एक्सटर्नल ट्रोमेटिक इंजरी कैन कॉज स्ट्रक्चर। बाहर से अगर कभी भी आपको इंजरी हो गई है, एक्सटर्नल इंजरी हो गई, आउटसाइड द बॉडी अगर आपको कोई भी इंजरी हो गई है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या डायरेक्ट हिट की वजह से, तो वहां पे भी यूरेट्रल स्ट्रक्चर होने का चांस है। इन चिल्ड्रन, बच्चों में कंजेनाइटल एनोमलीज में रिजल्ट इन स्ट्रक्चर्स। क्या है कि बच्चों में बर्थ के टाइम पर ही क्या हो सकती है, कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो सकती है यूरेट्रल में, मतलब यूरेट्रल स्टेनोसिस हो सकता है कंजेनाइटल के, मतलब कंजेनाइटल टाइम पर ही, मतलब बर्थ टाइम पीरियड में ही। इट में अकर आफ्टर पैसेज ऑफ किडनी स्टोन्स और एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन कैंसर। इसी के साथ साथ अगर आपकी किडनी में स्टोन है, आपको किसी भी मतलब या फिर आपको कैंसर है, तो वो भी क्या करेगा, यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स को कॉज कर सकता है। मतलब कोई किडनी में स्टोन हो गया, कैंसर हो गया, तो वो भी यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स कॉज कर सकता है। पेल्विक फ्रैक्चर्स, अगर आपको पेल्विक फ्रैक्चर हो गया है तो क्या होगा कि वहां भी आपका जो यूरेटर है वो नैरो हो सकता है, यूरेट्रल स्ट्रक्चर आपको हो सकता है। कैथेटर इंसर्शन, कैथेटर इंसर्शन जो है अगर सही तरीके से नहीं हुआ है तो भी क्या होगा कि वहां पे आपको यूरेट्रल स्ट्रक्चर जैसी कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। रेडिएशन, आपने कोई भी रेडिएशन थेरेपी ली है तो उसकी वजह से भी आपको यूरेट्रल स्ट्रक्चर जो है वो अकर हो जाएगा। सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन द प्रोस्टेट,
क्या हुआ कि कभी भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पे कोई सर्जरी को परफॉर्म किया गया है किसी सर्जन के थ्रू, तो भी आपको यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन यूरेट्रल स्ट्रक्चर होने का चांस है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेशिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो गया, इनलार्जमेंट हो जाता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या होती है, वो इनलार्जमेंट हो जाती है, तो वहां पे वो क्या कर सकती है कि यूरिनरी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये आसपास का एरिया होता है इस वजह से। अनट्रीटेड और रेपिटेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपको पहले कभी हुआ होगा तो वो क्या हो कि बार बार हो रहा है, या फिर आपने उसको ट्रीट ही नहीं किया है, अनट्रीटेड ऐसे ही छोड़ दिया है, या फिर बार बार आपको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स जो है वो अकर हो सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई इन्फेक्शन, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी क्या कर सकते हैं, यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स को कॉज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ द यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स जो है इसके 3 टाइप्स के हैं, एट्रोजेनिक, इन्फेक्शियस और इन्फ्लेमेटरी ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर्स। ईट्रोजेनिक में क्या होता है कि ईट्रोजेनिक में क्या हो रहा है कि किसी सर्जन की गलती की वजह से या हेल्थ प्रोफेशनल की गलती की वजह से क्या हुआ है कि पेशेंट को ये कंडीशन हो गई है, मतलब वो किसी ट्रीटमेंट के लिए गया, पेशेंट जो है वो किसी हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट के लिए गया है और वहां पे कोई भी एक्टिविटी जो उसकी बॉडी के साथ परफॉर्म की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कैथेटराइजेशन हुआ है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपकी बॉडी में इंसर्ट किया गया है, वो अच्छी तरीके से यहाँ की मतलब प्रॉपरली वो इंसर्ट नहीं किया गया है, तो तब भी आपको क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर कॉज होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सर्जन की गलती की वजह से आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है उस गलत ट्रीटमेंट की वजह से आपको यूरेट्रल रिस्ट्रिक्शन हो गया है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी, किसी भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से भी यूरेट्रल स्ट्रक्चर जो है वो कॉज हो सकता है। ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर, इंजरी की वजह से क्या हुआ कि किसी भी इंजरी की वजह से स्ट्रक्चर जो है हो गया है। सो देखते हैं, पहला है हमारा ईट्रोजेनिक, जैसे कि दोज कॉज्ड बाय कैथेटराइजेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रायर हाइपोस्पाडियासिस रिपेयर। क्या हुआ कि मतलब कैथेटराइजेशन की वजह से, हाइपोस्पाडियासिस रिपेयर की वजह से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपको यूरेट्रल स्टेनोसिस हो जाता है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी कॉज्ड बाय गोनोरिया और लिकेन स्क्लेरोसिस, मतलब गोनोरिया या फिर लिकेन स्क्लेरोसिस की वजह से आपको यूरेट्रल स्ट्रक्चर हो गया है। ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्ट्रेडल इंजरीज और पेल्विक फ्रैक्चर। स्ट्रेडल इंजरीज मतलब जेनाइटल इंजरीज, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंक्लूड करता है ये जेनाइटल इंजरीज या पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से क्या हो गया है कि आपके यूरेटर में नैरोइंग हो गई है, आपका जो यूरेटर है उसमें स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स। लेट अस मूव टू पैथोफिजियोलॉजी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे पैथोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर रिवील्स। हम क्या करेंगे? पैथोलॉजिकल एनालिसिस, मतलब कोई डिजीज की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है, वो हम एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। देन डिसऑर्डर्ड कोलाजन डिपोजिशन, यहाँ पे क्या होगा कि कोलाजन का डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे कोलाजन का डिपोजिशन हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी एंड वेरिंग लेवल ऑफ इंफ्लेमेशन, और यहाँ पे क्या होगा कि इंफ्लेमेशन जो है वो भी अकर हो जाएगी। देन द रिजल्टिंग यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में वेरी वाइडली फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। अब यहाँ पे जो यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो रिजल्ट हो जाएगा, मतलब यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो सकता है? माइल्ड से सीवियर भी हो सकता है, मतलब अगर ये माइल्ड है तो माइल्ड से इसको सीवियर भी होने का चांस है। नेक्स्ट है विच कॉज कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन एंड सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, जिसकी वजह से कंप्लीटली क्या होगा, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और रीनल फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा, मतलब हमारी किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लीड्स टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब क्या है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हम क्या करेंगे? पैथोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्ट्रक्चर का। देन यहाँ पे हम देख हो सकता है कि ये लीड कर सकता है किसको?
यहाँ पे डिसऑर्डर कोलाजन डिपोजिशन क्या होगा, कोलाजन का डिपोजिशन हो सकता है, साथ ही साथ फाइब्रोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो सकती है। ये जो इन्फ्लामेशन है वो क्या कर सकती है, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज कर सकती है, और जो यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन है वो माइल्ड से सीवियर भी हो सकती है। अगर ये सीवियर हो जाएगी तो क्या करेगा कि यहाँ पे ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, और उसके बाद जो रीनल फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, एंड इट कैन लीड टू साइलेंट सिम्टम्स मींस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ब्लड इन सीमन मतलब हिमेटोस्पर्मिया। सीमन जो होगा, जो मतलब सीमन होता है, इसमें आपको ब्लड देखने को मिल सकता है, ब्लडी और डार्क यूरिन। यूरिन का कलर ब्लडी मतलब ब्लडी है तो इसका मतलब हेमचूरिया की प्रेजेंस है, मतलब हेमचूरिया है, यूरिन में ब्लड है। और डार्क यूरिन, जो कलर का जो यूरिन है वो डार्क हो जाएगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट क्या है कि यूरेटर में स्ट्रक्चर है, यूरेटर नैरो है, तो उसकी वजह से जो यूरिन है वो किडनी से प्रॉपर ट्रैवल यूरेटर में नहीं हो रहा है। यूरेटर में प्रॉपर ट्रैवल नहीं होगा तो वो ब्लैडर में भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, यहाँ पे क्या होगा कि आपको यूरिनेशन में भी डिफिकल्टी होगी, मतलब यूरिन पास करने के टाइम पे आपको डिफिकल्टी होगी। डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ओपनिंग से क्या होगा, डिस्चार्ज जो है वो अकर होने लगेगा। फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन, पेशेंट को बार बार यूरिन करने को फील होगा कि वो मतलब बार बार उसे यूरिन आएगी, और अर्जेंट मतलब उसे ऐसा फील होगा कि अभी उसको यूरिन क्या है वो पास करना है। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ डिस्टेंडेड ब्लैडर मतलब ब्लैडर का जो साइज है वो भी यहाँ पे इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके आगे भी हैं, जिसमें आता है डिस्यूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। डिस्यूरिया, यहाँ पे क्या होगा कि यूरिन पास करने के टाइम पे पेशेंट को पेन भी होगा, पेन इन द लोअर अब्डोमेन, लोअर अब्डोमेन साइड पे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होगा, पैल्विक पेन होगा, एनलार्ज्ड और टेंडर लिम्फ नोड्स इन द ग्रोइन एरिया। टेंडर का मतलब होता है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप छू रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, तो इट मीन्स आप अपनी आपका हाथ पे क्या है कि यहाँ पे टेंडरनेस होगी, मतलब छूने के टाइम पे जो दर्द फील होता है उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे इनलार्ज्ड और टेंडर लिम्फ नोड्स मतलब लिम्फ नोड जो है वो स्वेलअप की वजह से बड़े हो गए हैं, और उनमें टेंडरनेस भी है, पेन भी है, कहाँ पे, ग्रोइंग एरिया में। साथ ही साथ प्रोस्टेट भी लार्ज हो गई, और प्रोस्टेट भी क्या है, वहां पे भी टेंडरनेस जो है वो हो गई है। हार्डनेस ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द पीनस, पेनिस का जो क्या है कि अंडर सरफेस है वहां पे बहुत ज्यादा हार्डनेस हो जाएगी। रेडनेस और स्वेलिंग ऑफ द पेनिस, पेनिस में क्या होगा कि रेडनेस हो जाएगी, एज वेल एज वहां पे स्वेलिंग भी है अकर हो सकती है। सो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हाउ यू कैन डायग्नोज इट, आप कैसे इसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। सो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्ट में आप क्या करेंगे कि आप पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, पीछे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पूछेंगे कि आपको कितने दिन से कौन सा साइन एंड सिम्टम शो हो रहा है, कितने दिन से आपको कौन सी दिक्कत जो है वो शो हो रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, उसका पूरा एब्डोमिनल को अच्छे से चेक करेंगे, रेक्टल एरिया चेक करेंगे, ग्रोइन एरिया आप उसका पूरे से अच्छे से चेक करेंगे, पूरा हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, एज वेल एज आप फीमेल पेशेंट का वजाइनल एग्जामिनेशन भी करेंगे। यूरिन एनालिसिस करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट का यूरिन अच्छे से एग्जामिन करेंगे, पूरा देखेंगे, उसमें कोई भी मतलब कि देखेंगे प्रोटीन वगैरह को अच्छे से चेक करेंगे, या फिर कोई भी मतलब उसका जो भी क्या बोलते हैं कंट्रोल वगैरह जो है वो सारा देखेंगे, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है यूरिन में, वो जो है यूरिन एनालिसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। यूरिन कल्चर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होगा, मतलब क्या किसी इंफेक्शन की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से तो नहीं आ गया। तो इसमें हम यूरिन कल्चर में क्या देखते हैं कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरस तो जो है वो यूरिन में प्रेजेंट नहीं है। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होती है उसमें हम इमेजिंग टेस्ट को करते हैं, जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि इसमें हम यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं। तो यूरिनरी सिस्टम जिसमें किडनी को, यूरेटर को, ब्लैडर को अच्छे से हम क्या करेंगे, प्रॉपर इमेजिंग टेस्ट के थ्रू विजुअलाइज करेंगे।
रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी क्या होती है? एक एक्सरे इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं हम यूरेटर को, किडनी को और ब्लैडर को जो फिजिशियन होता है या जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, अच्छे से पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको चेक करता है कि कहाँ पे जो है वो स्टेनोसिस हो गया या फिर ब्लॉकेज हो गया, कौन सी कंडीशन जो है वो किस एरिया में हो गई है। यूरेट्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि यूरेट्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि सिस्टोस्कोपी मतलब क्या मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूरेट्रोस्कोपी में, उसको हम इंसर्ट करते हैं यूरिथ्रा से ब्लैडर तक ले जाते हैं और फिर वो ब्लैडर से कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है। फिर वहां पे हम क्या करते हैं उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं यूरेट्रोस्कोपी करते हैं। सो दिस ऑल आर द फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके यूरिन को एनालिसिस करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, सीटी स्कैन कर सकते हैं, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी कर सकते हैं और यूरेट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। जैसे कि यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन किसी मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकता है, वैसे यूरेट्रल स्ट्रक्चर भी किसी मेडिकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योर नहीं हो सकता है। सो इसमें भी माइनर से कुछ इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, उनको हम करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज बलून डायलेशन, एंडोयूरेट्रोटमी, यूरेट्रल मेटल स्टेंट्स, ट्रांसयूरेट्रोस्टमी, यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टमी। ये सारे प्रोसीजर्स जो है वो हम यूरेट्रल स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। सो फर्स्ट वन इज बलून डायलेशन फॉलोड बाय अ स्टेंट प्लेसमेंट फॉर 6 to 8 weeks। बलून डायलेशन में क्या होता है कि जब हम मतलब स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं तो वहां पे हम बलून का भी डायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो ओपनिंग है वो होल्ड रहती है यूरेटर में। ये जो प्रोसीजर है बलून डायलेशन को हम स्टेंट प्रोसीजर के साथ ही फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या मतलब यहाँ पे जो है वो हमारे यूरेटर में क्या किया गया है, ये हमारा ब्लैडर है और ये जो है यहाँ पे स्टेंट प्लेस किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे बलून भी होता है, वहां पे स्टेंट में लगा हुआ होता है तो उसको डायलेट कर दिया गया है ताकि क्या हो कि डायलेशन जब बलून का होगा तो वहां पे जो ओपनिंग है वो बनी रहेगी, जो ओपनिंग है वो होल्ड रहेगी, तो यूरिन जो है वो नॉर्मली पास आउट हो जाएगा हमारी किडनी से यूरेटर तक और देन वो ब्लैडर में आ जाएगा। सो नेक्स्ट है एंडोयूरेट्रोटमी। एंडोयूरेट्रोटमी क्या है? यूज टू ओपन अ स्ट्रक्चर इन यूरेटर। इसका यूज हम क्यों करते हैं? जब यूरेटर में स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? एंडोयूरेट्रोटमी। सो यूरेट्रल इंसिजन्स कैन बी परफॉर्म्ड विद एन एंडोस्कोपिक कोल्ड नाइफ। यहाँ पे क्या होती है कि एंडोस्कोपिक कोल्ड नाइफ होती है जिसका यूज करते हैं और क्या करते हैं कि यूरेट्रल इंसिजन मतलब यूरेटर में इंसिजन को क्रिएट करते हैं और ओपनिंग को बनाते हैं यूरिन के फ्लो के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा यूरेटर है और यहाँ पे क्या किया गया है कि एंडोस्कोपिक कोल्ड नाइफ का यूज किया गया है और यहाँ पे ओपनिंग को क्रिएट किया गया, तो इसको हम बोलते हैं एंडोयूरेट्रोटमी, जिसमें स्ट्रक्चर यूरेटर स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए करते हैं और इसमें एंडोस्कोपिक कोल्ड नाइफ का यूज करते हैं यूरेटर में मतलब इंसिजन करने के लिए, यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूरेट्रल मेटल स्टैंड्स। यूरेट्रल मेटल स्टैंड्स का भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। इट हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट एंड स्टेज मैलिग्नेंट डिजीज। मतलब अगर जो मैलिग्नेंट डिजीज है मतलब कोई भी कैंसरस डिजीज है वो क्या हो गई है, मैलिग्नेंसी है, मतलब जो कैंसर सेल्स है वो मैलिग्नेंट सेल्स है और वो क्या है कि एंड स्टेज पर पहुंच गई है जिसका ट्रीट होना मुश्किल है, बिल्कुल एंड स्टेज पे है, तो तब हम क्या करते हैं प्रोवाइड प्रॉक्सिमल डीकम्प्रेशन जो है वहां पे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मेटल स्टेंट्स का यूज करते हैं। यूरेट्रल मेटल स्टेंट्स का यहाँ पे हम यूज करेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरेटर में मेटल स्टेंट्स का यूज किया गया है टू ओपन द यूरेट्रल ट्यूब। जो स्टेनोसिस है उसको रिमूव करने के लिए मतलब हटाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, स्टेंट का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए आप यूरेटर में ओपनिंग की गई है, यहाँ पे यूरेटर में जो है वो ओपनिंग की गई है। नेक्स्ट है ट्रांसयूरेट्रोस्टमी। नेक्स्ट तो हमारा प्रोसीजर है वो है ट्रांसयूरेट्रोस्टमी। इट इज अ यूरिन रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक दैट इज यूज्ड टू जॉइन वन यूरेटर टू द अदर अक्रॉस द
across the midline. क्या किया गया यहाँ पे कि यहाँ पे इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, यूरिनरी रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक है. इसमें क्या करते हैं कि एक यूरेटर को, मतलब जो हमारा एक यूरेटर है उसको हम दूसरे यूरेटर के साथ अटैच कर देते हैं मिड लाइन से. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो यूरेटर है ये हमारे दो यूरेटर्स हैं और इन दोनों यूरेटर्स को एक ही यूरेटर में हमने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है. आप इसमें इमेज में देखिए कि ये हमारे दो किडनीज हैं, दोनों किडनी से यूरेटर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक किडनी का यूरेटर है हमने दूसरी किडनी के यूरेटर के साथ जोड़ दिया है, तभी इसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेट्रोस्टमी. मींस it is a urinary reconstruction technique that is used to join one ureter to the other across the midline. Transureteroureteroscopy is also used in undivergent procedures. इसको हम undivergent procedures में भी यूज करते हैं when the surgeon wants to avoid the pelvis because of previous trauma, surgery or radiation therapy. इसमें हम क्या करते हैं, अनडाइवर्जेंट प्रोसीजर्स का यूज करते हैं जब जो सर्जन है वो क्या करता है कि मतलब कोई भी पेल्विक को सर्जरी करने को अवॉइड करता है क्योंकि प्रीवियस ट्रॉमा है पेल्विक में, या फिर कोई भी सर्जरी और जो रेडिएशन थेरेपी है वो वहां पर यूज की गई है. सो इट्स ऑल अबाउट ट्रांस यूरेट्रोस्टमी. सो ये जो हमारे था, ये हमारा मैनेजमेंट था यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स का, जिसमें हमने क्या क्या किया, बलून डायलेशन किया, एंडोयूरेट्रोस्टमी, यूरेट्रल मेटल स्टेंट्स, ट्रांस यूरेट्रोस्टमी और यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टमी हमने परफॉर्म किया. नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट. हम कैसे है इसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब यूरेट्रल स्टेनोसिस की पेशेंट को हम कैसे जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं यूरेट्रल स्टेनोसिस वाले स्ट्रक्चर वाले पेशेंट को. सो एडिक्वेट हाइड्रेशन टू डिक्रीज डिस्कम्फर्ट व्हेन वॉइडिंग. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेशेंट को हम हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने को बोलेंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन इसीलिए करेंगे ताकि वॉइडिंग के टाइम पे पेशेंट को क्या हो, कोई भी डिस्कम्फर्ट जो है वो फील ना हो. मॉनिटर यूरिन आउटपुट. पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कितना इनटेक है, कितना आउटपुट है, वो अच्छे से हम क्या करेंगे, पूरा मॉनिटर करेंगे. माइल्ड एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन हो सकता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइल्ड एनाल्जेसिक्स जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर्स, जिसमें हम एनासेड जैसी मेडिसिन को दे सकते हैं. सिट्स बाथ. पेशेंट को हम बोलेंगे सिट्स बाथ के लिए टू इनकरेज वॉइडिंग. इससे क्या है कि जो वॉइडिंग का प्रोसेस है वो इनकरेज होता है. एजुकेट अबाउट द कंडीशन टू पेशेंट एंड फैमिली. इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे उस कंडीशन के बारे में जो पेशेंट को हो रखी है, फैमिली को बताएंगे क्या क्या इसमें हम आपका मतलब ये कंडीशन आपको हो गई है, डिसऑर्डर हो गया, इसको हमें कैसे ट्रीट करना है, कौन सी क्या हम मैनेजमेंट करेंगे या फिर कौन सी सर्जरी परफॉर्म करेंगे, हर चीज हम पेशेंट को और उसकी फैमिली को डिटेल में बताएंगे. प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट. अपने डिसऑर्डर या डिजीज को लेके क्या हो सकता है कि पेशेंट बहुत घबरा सकता है, तो हमें उसको इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी, उसे बताना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन है और हम इसको अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं. लेकिन हाँ, अगर हम इसको ट्रीट नहीं किया या अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये दिक्कत बन सकती है, लेकिन अभी अगर हम इसको ट्रीट कर देंगे तो कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी. तो इस वीडियो में हमने पढ़ा यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन और यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स, जिसमें यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा था कि जो हमारे यूरेटर्स है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, और यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स में जो यूरेटर्स हैं उसमें स्टेनोसिस मतलब वो नैरो हो रहे थे. दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा था कि यूरिन का फ्लो है वो बंद हो रहा है और वो क्या कर रहा है, किडनी को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यूरिन वापस से किडनी में बैक फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो रही है. अगर ये जो है वो अनट्रीटेड रह जाती हैं, ऐसे छोटी छोटी कंडीशंस जो है वो अनट्रीट होंगी, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो किडनी डैमेज कर सकती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. तो हमें इन कंडीशंस को अवॉइड नहीं करना है, टाइमली क्या करना है, उनका ट्रीटमेंट लेना है. 2 डिसऑर्डर्स जो हैं वो इसके और पेंडिंग है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और पिछली वीडियोस को देखने के लिए जो बच्चे नए आए हैं और जिनको नेक्स्ट टॉपिक्स अभी स्टडी करने हैं, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियोस के साथ बने रहें. लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें. थैंक यू.